हेलो बच्चों। तो हमारी ये सेकंड क्लास है। टॉप 100 एमसीक्यूज। हम सोइल साइंस की बात कर रहे थे, हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी असिस्ट द नेटिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसी कोई भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन या माइक्रोब्स की पॉपुलेशन जिनको हम यूज लेते हैं किसी भी केमिकल्स को डिग्रेड करने में या उसको खत्म करने में। जैसे कि मान लो आपके सोइल में आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या कुछ भी आप जो है स्प्रे करते हो, ठीक है। तो उसमें जो उसके अवशेष हैं या उसके रेसिड्यूज है वो रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको डिग्रेड करने के लिए हम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल मेथड बोल सकते हैं, उसको यूज लेते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए। तो उस मेथड को क्या बोलेंगे या उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, सिंपली वो पूछा गया। फर्स्ट है फाइटो रेमिडिएशन, सेकंड है बायो स्टिमुलेशन, देन बायो ऑगमेंटेशन, देन फाइटो स्टेबलाइजेशन। तो आपको जो है इसका आंसर पता होगा। अगर हम फाइटो रेमिडिएशन की बात करें, ठीक है, तो आपको फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है। तो उससे हम किसी भी सॉइल को या किसी भी सब्सटेंस को सुधारते हैं, उसको फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बायो स्टिमुलेशन, वही बायो मतलब अपने माइक्रोबियल, जहाँ बायो की बात होगी वहाँ माइक्रोब्स की बात आएगी, ठीक है। तो बायो स्टिमुलेशन। उसके बाद बायो ऑगमेंटेशन, तो बायो ऑगमेंटेशन मतलब बायो मतलब माइक्रोब्स आ गए, और ऑगमेंटिंग मतलब उसमें हम डाल रहे हैं किसी माइक्रोबियल की पॉपुलेशन जिनसे हमारे जितने भी केमिकल्स है उनका ब्रेक डाउन हो सके, तो उसको हम बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है। किसी भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हम यूज लेते हैं और केमिकल्स जितनी भी है उनको उनका क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उनको तोड़ रहे हैं या उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो आप मिनरलाइजेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन कीमो ऑटोट्रोपिक एंड ग्राम नेगेटिव, फोटो ऑटोट्रोपिक ग्राम पॉजिटिव, एट्रोट्रोप्स। उसके बाद कीमो ऑटोट्रोप्स ग्राम पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पहले इसका आंसर हम जानते हैं फिर उसके बाद आपसे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आपको क्या होता है कि माइक्रोब्स की मदद से हमारा जो NH3 है अमोनियम, उसको हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं। उसके बीच में हमारे काफी कुछ बैक्टीरिया वगैरह काम आते हैं उसको कन्वर्ट करने में। जैसे कि NH4 प्लस को हम क्या कर रहे हैं, NO2 माइनस, फिर देन NO3 माइनस, ठीक है। तो इस जो NH4 से नाइट्राइड बनाने में हेल्प करता है वो है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइड से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो हमारे ये बैक्टीरिया है वो काम आते हैं। तो ये बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया वो कौन से टाइप के बैक्टीरिया है, तो ये होते हैं कीमोटोट्रोपिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक आता है अमीनाइजेशन। एमिनाइजेशन क्या होता है, द फाइनल स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज द अमाइंस अमीनो एसिड्स यूरिया। मतलब आपका जो अमीनाइजेशन में क्या होता है, आपका अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन से, सिंपली आप प्रोटीन से, प्रोटीन जो है उनका डिकम्पोजिशन होके अमीनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स, उसको ही क्या बोलते हैं, अमीनाइजेशन, ठीक है। एमिनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो अमीनाइजेशन के बाद की प्रोसेस जो है अमोनिफिकेशन कहलाती है, जिससे हमारा जो NH3 है या अमोनिया है वो बनता है। ये अमोनियम है, वो NH3 को हम
अमोनिया बोलते हैं, NH3+ को हम अमोनिया बोलते हैं, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनरलाइजेशन की प्रोसेस थी, और आपको याद होना चाहिए कि मिनरलाइजेशन के लिए जो CN रेशियो है वो आपका 20:1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा, तो आपकी 20 या 30 से ज्यादा होगा, है ना। 30:1 से ज्यादा होगा तो आपकी इमोबिलाइजेशन प्रोसेस जो है कंडक्ट होगी, या आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें मिनरलाइजेशन, ठीक है। आप ये चीज याद रखोगे। उसके बाद नेट इमोबिलाइजेशन के लिए आपको बता दिया कि 30 CN रेशियो जो है आपका, ये CN रेशियो लिखा है मैंने, 30:1 से जो है ज्यादा होना चाहिए, जब जाके इमोबिलाइजेशन होगा। और मिनरलाइजेशन के लिए 20 से कम रेशियो होना चाहिए, CN रेशियो, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स थी, ठीक है। और एक साथ अगर 20 से 30 के बीच में हमारा CN रेशियो है, तो इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन साथ में कंडक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारी बेसिक डिटेल्स थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आपको एक और चीज, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो आपको कितना रिक्वायर होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच हमारा होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में, तो आपकी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो बेसिक आपकी ये डिटेल्स थी, जो नाइट्रिफिकेशन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो यहाँ से इसके बाद नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड हमने सारी बात कर ली। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्बोस्कुलर माइकोराइजा इज ए। जो अर्बोस्कुलर माइकोराइजा है, ठीक है, अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, तो वो आपका क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, कोलिस्ट्रेडम है, या फिर एल्गी है। तो आपको पता है अर्बोस्कुलर माइकोराइजा एक फंजाई है, क्या है, फंजाई, जिसको हम अर्बोस्कुलर माइकोराइजा फंजाई के नाम से जानते हैं। जो आपकी आ, ये मान लो आपकी रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स इसके चारों ओर जो है इस तरीके से रहती है, और ये रूट एरिया को बढ़ाती है और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ठीक है। और जितना ज्यादा रूट एरिया रहेगा उतना अच्छे से न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपकी ये अर्बोस्कुलर माइकोराइजा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी और, थोड़ी सी हम इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम फंजाई बैक्टीरिया इनमें और थोड़ा सा बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या होता है, माइक्रोबियल की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्या होती है, बैक्टीरिया। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो बैक्टीरिया, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद फंजाई। अगर हम बात करें बायोमास में, तो फंजाई का सबसे ज्यादा बायोमास होता है, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर भी ध्यान रखोगे, ठीक है। और माइकोराइजा जो है फॉस्फोरस के फ्रिक्शन में ज्यादा मदद करती है ना। तो आप ये भी ध्यान रखोगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है असर्शंस और रीजन वाला। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे, तो इससे भी पढ़ना जरूरी है। सोइल टेक्सचर इन्फ्लुएंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सोइल। आपको मैंने सोइल टेक्सचर पढ़ाया था, वहां पे आपको बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सोइल टेक्सचर में क्या रिलेशन होता है। और रीजंस की अगर हम बात करें, सैंडी सॉइल्स हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन क्ले सोइल। तो आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या इसका ऑप्शन राइट होगा। तो अगर हम बेसिकली बात करें सोइल टेक्सचर की, तो आपको पता है कि सोइल टेक्सचर इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली करता है। जैसे मान लो हम क्ले की बात करें, तो क्ले की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी एज कम्पेयर टू हमारा सैंडी। तो यहाँ पे लिख रखा है सैंडी सोइल की ज्यादा होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ओनली। तो ए इज ट्रू और बी आर फॉल्स, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्ले की सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद सिल्ट की,
उसके बाद सैंडी की, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, मैंने टेबल बनवाई थी, उसमें आपको सारा रिलेशन किसकी क्या ज्यादा होती है वो मैंने बता रखा है, ठीक है। आप चाहे तो क्लास देख सकते हैं। और हमने जो है मॉडल पेपर्स, आपको पता होगा कि हमने 15 से 20 मॉडल पेपर्स जो है 149 में आपको प्रोवाइड कराएं। 149 में क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि जितने भी बुक्स की एसेंशियल पीडीएफ्स है वो उसमें इंटीग्रेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी क्वेश्चंस की, तो हमने उसमें प्रोवाइड कर रहा है कि हमने 2 बुक निकाली है एमसीक्यूज की। एक तो एक्सटेंशन की बुक है, तो एक्सटेंशन की जो बुक है उसमें से एक्सटेंशन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम और जो है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके बाद हम और क्वेश्चन जहाँ से भी मिलेंगे वो आपको उसमें इंटीग्रेट करते रहेंगे। आपको इसको परचेज करने के लिए सिंपली हमारा फॉर्म है जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे, उसमें आपकी बेसिक जो डिटेल्स है वो फिल करोगे। उसके बाद आपको एक पेमेंट का बार कोड दिखाई देगा, तो उस बार कोड को स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वहां पे पेमेंट कर देना, ठीक है। तो पेमेंट करने पे आपको वहां से स्क्रीनशॉट डालना है, उसमें एड फाइल लिखी आएगी नीचे, तो उसमें एड फाइल कर देना है आपका स्क्रीनशॉट जो पेमेंट का। उसके बाद हमारे पास डिटेल आ जाएगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसमें हम आपको फिर एक्सेस दे देंगे, है ना। आप वेट करिएगा 1 से 2 घंटे, ताकि हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको देखने में। तो 1 से 2 घंटे में आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको नई नई जो है जानकारी मिलती रहेगी। तो उसी के साथ ये सारी बातें होगी, हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, इनरिचमेंट ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज विद द न्यूट्रिएंट। तो जो सरफेस वाटर बॉडीज है वो किस इनरिचमेंट, मतलब उसमें जैसे मान लो अपना ये रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपको जितनी भी जो काई वगैरह बात करें, ठीक है, और उसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इनरिचमेंट हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अगर हम वाटर बॉडीज पे मान लो आपका सी वीड्स है, या फिर सी में जो आप काई वगैरह देखते हैं, या फिर हम बात करते हैं आपका जो टेरर ऑफ बंगाल है उसकी, ठीक है। जो आपके मान लो ये आपकी नीचे वाटर बॉडी से पानी से फिल हुआ है, और यहाँ पे आपकी फिश वगैरह है नीचे, ठीक है। तो आपका मान लो ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, तो नीचे जितने भी एनिमल्स होंगे, फिश वगैरह होगी, वाटर एनिमल्स, तो उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, मेनली फॉस्फोरस का जो है कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज में बढ़ जाता है। उससे हमारा जितने भी वाटर बॉडीज में जो प्लांट है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जो टेरर ऑफ बंगाल है उसकी। उससे क्या होगा, जो नीचे के एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो फॉस्फोरस क्या करता है, आपको पता है कि रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या करता है, रूट ग्रोथ को। तो रूट ग्रोथ को होगी तो अच्छी आपकी वाटर बॉडीज में जितने भी एक्वेटिक प्लांट होंगे उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो वो पूरा सरफेस कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जो एक्वेटिक एनिमल जो है मर जाएंगे। तो ये आपका यूट्रोफिकेशन हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन आपको पता है, और ये मिनरलाइजेशन मैंने बता दिया, मोबिलाइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडा क्लियर है। उसके बाद अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट मैकेनाइजेशन इंडेक्स, मतलब इन चारों क्रॉप्स में से किसका मैकेनाइजेशन इंडेक्स ज्यादा है। ये सीयूटी 2000 शायद 22 या 23 में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। मुझे आई थिंक याद नहीं है, आप देख लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि ग्राउंड नट में ज्यादा मैकेनाइजेशन नहीं लगता है, वीट में नहीं लगता है, राइस में नहीं लगता है। सबसे ज्यादा जो है शुगर केन में कितना ज्यादा जो है ट्रेस होता है, या फिर क्रॉप रेसिड्यूज है वो कितना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो आपको पता होगा कि राइस में कितना ज्यादा आपको मैकेनाइजेशन, मतलब जैसे मान लो हम मेन पावर है वो ज्यादा लगती है ना, उसको हार्वेस्ट करना है, फिर उसको काटना है, फिर उसको जो साइड की ब्रांचेस है उनको रिमूव करना है, वो चीजें, ये सारा हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, और हमें फिर उसको आसपास मार्केट होता ही नहीं है, उसको मार्केट में पहुंचाना है या फैक्ट्रीज में पहुंचाना है, तो मैकेनाइजेशन इंडेक्स शुगर केन का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल की साइक्रोफिलिक
जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है वो जो है कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, और कितना टेम्परेचर उनको रिक्वायर्ड होता है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, आपके एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद मीजोफिलिक, कई बार कई एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, थ्राइव्स इन द मॉडरेट टेम्परेचर, कि मीजोफिलिक जो बैक्टीरिया है, मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो आपके 25 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और इसी में रहते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद थर्मोफिलिक या थर्मोफिल्स की बात करें, जो ये हाई टेम्परेचर पर रहते हैं और इनका जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 45 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये सरवाइव करते हैं। उसके बाद हाइपर थर्मोफिलिक, जो इनको जो है एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम हीट क्लाइमेट में या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जो अबाउट दी 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपकी ये बेसिक बैक्टीरिया थे। ठीक है, बेसिक बैक्टीरिया थे जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है assertions A, the colloidal surface of humus are negatively charged। उसके बाद रीजन, द नेगेटिव चार्ज अराइज फ्रॉम द एक्सपोज्ड फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एंड फिनोलिक्स। तो आपको पता है कि कोलाइडल, हमारा कोलाइडल है, ये कोलाइड्स मान लो, सोइल कोलाइड्स। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सरफेस में तो क्या होता है, इसके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बोला है कोलाइडल सरफेस ऑफ ह्यूमस आर नेगेटिवली चार्ज। ह्यूमस का जो सरफेस थोड़ी होता है उसका, उसको वो तो खुद ही एक नेगेटिव है, तो एसर्शन इसका गलत हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज अराइज द एक्सपोज्ड फंक्शनल ग्रुप, ये सारे आपके पॉजिटिव ग्रुप्स है, तो ये सही हो जाएगा। तो ए फॉल्स, आर आर ट्रू जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा था कि उसमें डीडीएल पढ़ा था, डबल डिफ्यूज लेयर, उसमें हमने बात करी थी, उसके बारे में आप क्लासेस देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद गिवन बिलो दी आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोइल वेरीज डायरेक्टली विद द टोटल पोरोसिटी, सही बात है। हमने बात करी थी कि सैंडी सोइल की जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, फिर उसके बाद सिल्ट की, फिर उसके बाद आपकी लोम की बोल सकते हो, उसके बाद आपका क्या बच गया लास्ट में, क्ले। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का ये ऑर्डर होता है, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, जो हमने आपका लीचिंग बोलो, लीचिंग का ही जो है बाहर सकते हैं, बट इसमें जो है पर यूनिट टाइम के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका मान लो मैंने ये एक बाउल लिया, इसमें हम मैंने सैंडी सोइल भर दी है। ठीक है, सैंडी सोइल भर दी है और ऊपर से मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी कितनी तेजी से अंदर जा पा रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वही हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, तो वो पोरोसिटी पे डिपेंड करती है। मैंने आपको ये ऑर्डर बता दिया। उसके बाद सोइल टेक्सचर कंसर्न विद द पार्टिकल साइज, सही बात है। सोइल टेक्सचर आपका जो सैंडी सोइल का, क्ले की बात करें 0.004 से 2 से कम होता है, आप सबको पता है। उसके बाद अब पार्टिकल की साइज, ठीक है, mm। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इसके राइट आंसर की, तो बोथ स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो आपका सोइल ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पोटेशियम ट्राइक्रोमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, सेफेरिन सेफ्रेनिन, उसके बाद डाइफिनाइल एमाइन और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको इसमें से बताना है, चार ऑप्शन में थे। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें, मैंने आपको सोइल ऑर्गेनिक मैटर कैसे निकालते हैं, मैंने शॉर्ट डाली थी एक बार, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना। तो ये सिंपली आपका सारे रिएजेंट है, तो इसमें जो है सेफ्रेनिन है वो हम यूज नहीं करते हैं, तो आपका ए बी और डी ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है ए बी डी ई, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइफिनाइल एमाइन जो है ये एक इंडिकेटर है, कलर इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट से हम टाइट्रेट करते हैं, आप सब जानते होंगे, आपने बीएससी में प्रैक्टिकल किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो लिस्ट दे रखी है, आपको मैच करना है। नैनो लिक्विड यूरिया, आप सबको पता है कि ये किसने डेवलप किया, इफ्को ने।
उसके बाद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर और वर्मी कंपोस्ट। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन क्या होता है आपका, राइजोबियम। तो ए का सेकंड दो ऑप्शन राइट है। उसके बाद आपका बी का दे रखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन राइजोबियम होता है, आप सबको पता है, तो बी का फर्स्ट इसमें भी दे रखा है। उसके बाद नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर एजेटोबैक्टर होता है, तो सी का थर्ड सेकंड में दे रखा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जितने भी मैचअप वाले आएंगे बहुत ही इजी आते हैं, मैं आपको दिल से कह सकता हूँ बहुत ही इजी आते हैं, बट आपको उसको एक बार पूरा गो थ्रू करना है, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा, अरे यार आप टेंशन लेके बैठ जाओ, फिर प्रेशर ले लोगे, फिर आप आगे क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दोगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से काम होके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर की, स्ट्रेट फर्टिलाइजर की। ठीक है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसमें एक मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, क्या होता है, वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है। वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे यूरिया, यूरिया में केवल सिंगल क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये आपके हो गए इस तरीके के फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, जैसे कि डीएपी, डीएपी। ठीक है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हम बात करते हैं इनमें से किस में है, एक तो है एमएपी जिसमें आपका अमोनियम मोनो अमोनियम फोस्फेट है, एमएपी तो अमोनियम नाइट्रोजन तो है ही, सी फॉस्फोरस भी है। एमओपी जिसमें केसीएल जिसे हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है। तो आपका आपका इसमें है पोटेशियम ओनली। ठीक है। और उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया। उसके बाद आपका अमोनियम फोस्फेट सल्फेट। ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद सल्फेट नाइट्रेट, तो इसमें भी है दोनों। उसके बाद यूएपी यूरिया अमोनियम फोस्फेट, तो ये भी आपका दोनों है। उसके बाद डीएपी, तो आपका ओनली बी ऑप्शन आएगा, ए सी डी ई, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद थोड़ा और बात कर लेते हैं मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है। जो मिक्स फर्टिलाइजर आजकल बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं। ठीक है। मिक्स फर्टिलाइजर कस्टमाइज फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं कि अपने हिसाब से हम फिजिकली मिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लो एक या दो कुछ भी बना, कोई भी कंपनीज बना सकती है मिक्स फर्टिलाइजर को। जैसे मान लो हमने दो फर्टिलाइजर लिए, उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और हमें जितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूर्ति कर ली, तो मिक्स फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है। उसके बाद कंप्लीट फर्टिलाइजर किसे बोलेंगे, कंप्लीट फर्टिलाइजर वो होते हैं जिनमें एनपीके तीनों जो है मेजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा फर्टिलाइजर। उसके बाद दो आते हैं लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस इसमें 25% से कम सॉरी कम जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं आपका लो एनालिसिस, जैसे कि एसएसपी। ठीक है। एसएसपी आपका हो गया। उसके बाद एसएसपी में आपका फॉस्फोरस और आपका क्या नाम है सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर ये जो है ये आपके कम होते हैं, है ना, 25% से, तो आपका ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई एनालिसिस, जिसमें मोर देन 25% जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया है 46% नाइट्रोजन होता है, तो हाई एनालिसिस हो गया। तो आपके ये बेसिकली फर्टिलाइजर के हमने बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स है वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है रूट नोड्यूल से। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्लांट कैन फिक्स द phosphorus पोटेशियम फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक आल्सो। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो
फर्स्ट कहाँ गया, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू और बट सेकंड आर फॉल्स। उसके बाद a nutrient element is one that is required to complete the life cycle of the plant and its relative deficiency produce specific deficiency symptoms। आपको पता है कि आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आर बोल रहा है ट्रेस एलिमेंट is an element found the lower concentration prefers less than 1 ppm and still less in plant। तो ये आपको ऑप्शन चारों दे रखे हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब ट्रेस एलिमेंट की थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपको हिंट दे दिया, आप क्वेश्चन इसको कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूरिया शुड नॉट यू नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 बायोरेट कंटेन इन यूरिया शुड नॉट मोर देन 1.5%, ठीक है। सल्फर कोटेड यूरिया स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। नहीं यार, कुछ गड़बड़ी है, एक सेकंड, ये बी सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ए एंड आर करेक्ट बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विप्टेल इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द कॉलीफ्लावर। अब आपको बताना है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा विप्टेल किससे होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि विप्टेल किससे होता है। रीजन द बोरॉन डेफिशिएंसी इज इन द सोइल, पॉसिबल रीजन ऑफ विप्टेल डेफिशिएंसी, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट और ए आपका सही हो जाएगा, तो ए इज करेक्ट एंड आर आर ट्रू, आर आर फॉल्स, करेक्ट नॉट करेक्ट, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि विप्टेल डिजीज किससे होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इम्पार्ट येलो कलर इन सोइल। मैंने आपको थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स जो सोइल कलर का शॉर्ट्स पड़ा होगा यूट्यूब पर, आप जाकर देखें, उसमें आपको बता रखा है। अगर आपने इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो करें, वहां भी आपको इसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, तो वो जाकर आप फॉलो करें। तो अगर हम टिटेनाइट फर्स्ट ऑप्शन, हेमेटाइट सेकंड ऑप्शन, लिमोनाइट एंड देन सिलिका। हम अगर टिटेनाइट या टिटेनी फेरस की टिटेनी फेरस मिनरल्स की बात करें तो वो आपका किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से जो कलर होता है आपका ब्लैक कलर होता है, ठीक है। हेमेटाइट की वजह से आपका रेड कलर होता है। उसके बाद लिमोनाइट की वजह से येलो कलर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। उसके बाद टू ऑर्गेनिज्म विच विद इन ए स्पीसीज म्यूचुअली बेनिफिटेड, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, तो आपका उससे म्यूचुअलिज्म में बोलेंगे, है ना। कॉमनलिज्म मतलब एक आपको एक को बेनिफिट होगा और एक को कुछ भी मतलब अफेक्ट नहीं होगा, एक अफेक्ट होगा और एक अफेक्ट नहीं होगा, इसको कॉमनलिज्म में बोल देंगे, ठीक है। इसकी वजह से बेनिफिटेड मतलब एक बेनिफिटेड होगा और एक को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, इसको कॉमनलिज्म बोल देंगे, म्यूचुअलिज्म जिसको दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है एसएसपी कंटेन इन एसएस सल्फर कंटेन इन एसएसपी। तो सल्फर में आपको पता है क्या क्या होता है, पहले जरा बताओ देखें, सल्फर में क्या क्या कंटेंट होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में हमारा क्या होता है, पहले तो ये वाटर सोल्यूबल एसएसपी सॉरी वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। और हम बात करें इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो 16% इसमें P2O5 होता है मतलब फॉस्फोरस। उसके बाद अगर 19% क्या होता है कैल्शियम, और 12% क्या होता है, 12% इसमें होता है सल्फर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम एसएसपी की थोड़ी सी और बात कर लें तो एसएसपी जो है आपका जितने भी रूट क्रॉप्स है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और उसके बाद अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो है आपके सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथेनिन है ना, सिस्टीन सिस्टाइन मिथेनिन जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। तो वो आपका सल्फर जो है बढ़ाते हैं प्लांट में, तो एसएसपी उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और आपका अल्टीमेटली क्या है, ऑयल कंटेंट आपका इंक्रीज होगा एसएसपी डालोगे तो। और फॉस्फोरस है तो रूट ग्रोथ भी अच्छी होगी। फॉस्फोरस का मेन फंक्शन ही क्या होता है, रूट डेवलपमेंट का। तो ये और अगर हम बात करें इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराता है ये। और डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस की बात करें वो आपका पोटेशियम। पोटेशियम डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो एबीए है ना, एबीए है उसका सिंथेसिस करता है, और उससे क्या होगा, जो आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज कर देता है ताकि हमारा वाटर लॉस नहीं हो। जब भी आपका वाटर लॉस ज्यादा होगा तो एबीए का सिंथेसिस होगा और आपके जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे, तो उससे डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फॉस्फोरस पोटेशियम का मैंने आपको रिलेशन बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन आपका नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 मेगाग्राम नाइट्रेट पर लीटर। उसके बाद मोर देन 10 mg नाइट्रेट पर लीटर। फॉस्फोरस कंसंट्रेशन इज मोर देन 10 mg नाइट्रेट पर लीटर। ऑल ऑफ दिस। तो आई होप आप जानते होंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होगा, जब नाइट्रेट की कंसंट्रेशन वाटर बॉडीज में 10 mg से ज़्यादा होगी, जब तब जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। और इसको मिथोमो ग्लोबेलामाइन जो है बोलते हैं, और इसको क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द जेनी 1941 फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन एस इक्वल्स टू फैक्टर ClBrPt। तो आपको पूछा इस इक्वेशन में R स्टैंड्स फॉर आप सबको पता है कि मैंने बता रखा है आपको R क्यों, R का मतलब क्या है ना, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो R स्टैंड्स फॉर, जल्दी से कमेंट करके बताओ, R स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो हमारा जो है आर से क्या शो हो रहा है, हमारा टोपोग्राफी। अगर हम इसको पूरा एकदम इसका चीर फाड़ करें तो एस इक्वल्स टू है, ये एस इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, एस इक्वल्स टू सोइल फॉर्मिंग फैक्टर। उसके बाद आपका एफ, एफ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद सी एल, सी एल ये वाला सी एल, इसका मतलब क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद आपका ओ, ओ का मतलब है, यहाँ पे ओ नहीं है, बी है तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। उसके बाद आपका आर, आर का मैंने बता ही दिया, टोपोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपका पी है, पी तो पेरेंट मटेरियल हो ही गया, मटेरियल हो गया। उसके बाद आपका टी हो गया, टाइम। ठीक है, तो ये आपके जेनी ने जो इक्वेशन दी थी उसका पूरा, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। यहाँ पे बी की जगह ओ भी आ सकता है, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ClORPT, क्लोप्रिट, क्लो क्लोरपिट जो है, आप इस तरीके से इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना। तो ये आपके बेसिक जो है सोइल फॉर्मेशन में फैक्टर है, वो आपको बात करी। आपको पता होगा कि 1 इंच, 1 इंच टॉप सोइल बनने में कितना टाइम लगता है, लगभग 200 से 1000 साल लगते हैं, है ना। तो आप जो है सोइल को खराब नहीं करें केमिकल डाल के। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, और इसके बाद हम जो है आपको हॉर्टिकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों का डाउट है तो एक बार फिर मैं
सरफेसली जो है वन शॉट में आपको सॉइल हॉर्टिकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कल परसों तक अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ आप मॉडल पेपर्स परचेज कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उससे देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब पे क्लासेस है वो देख सकते हैं। और वन शॉट आपको पहले एग्रोनॉमी वाले हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप जो है हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से देखे हैं, कोई टेंशन ना लें, और अच्छे से शांति से जाके एग्जाम में बैठे, अच्छा सा खाए पिए, थोड़ा नाश्ता करके जाना, ठीक है। और ताकि आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी, फूड रहेगा तो एनर्जी आएगी, तो उससे आप अच्छा कंसंट्रेशन ला पाएंगे। तो बेसिक मेरा यही था। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।